हेलो दोस्तों, के सन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात कर रहे हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2025 से 2024 से 2025 विषय गणित के बारे में कक्षा 10। ये सैम्पल पेपर है जो इस साल क्या हुआ है, लॉन्च हुआ है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। आज इसको पूरा सॉल्व कराएंगे, कृपया करके पूरी वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन आपके चारों दे रखे हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि परिमेय संख्या। तो यहाँ सोचो, देखो सुनो कि परिमेय संख्या की कंडीशन होती है, परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या का जो मानक रूप होता है वो होता है P/Q। अगर आपको याद हो, अगर ये P/Q के रूप में है तो परिमेय संख्या है। और जहाँ P और Q क्या होते हैं, P और Q पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। P Q क्या आपके पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसमें ऑप्शन आपके देखिए, PQ पूर्णांक हो, Q बराबर 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट करोगे? Q इक्वल टू 0। अगर Q 0 होगा तो जब भी वो परिमेय संख्या नहीं होने की। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो 100% परिमेय संख्या होगी। आया समझ में? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक बहुपद दे रखा है x² प्लस bx प्लस के c के शून्यांकों का योगफल। देखो, आपको पता है क्या करते हैं कि अगर आपको द्विघात बहुपद पता है, द्विघात बहुपद x² प्लस के bx प्लस के c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तब जो शून्यांकों का योगफल आता है, योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस का b/a। सही है। तो आप क्या लगाओगे? माइनस के b/a पे क्या लगाओगे? टिक लगाओगे। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एपी दे रखी है -3 -1/2 2 और 11 पद क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो आपको इसमें दिया है एपी दे रखी है, एपी -3 -1/2 2। तो यहाँ से प्रथम पद कितना दे दिया आपको? प्रथम पद इसका -3 और द्वितीय सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर डी निकाल लो। डी कैसे निकलता है? a2 - a1 करके। तो a2 कितना है? माइनस का 1/2 माइनस, और a1 कितना है? माइनस का 3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो 1 एकम 1, 2 दिया 6 और 2 एकम 2। यहाँ से माइनस कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5/2, 5/2। यह डी कितना आ गया होगा? 5/2। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? एन की वैल्यू आपको दे रखी है 11, तो 11 पद निकालना है। तो फार्मूला होता है आपके पास an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से a 11 पद निकालना है, तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? माइनस का 3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू कितनी है? 5/2। अब यहाँ देखो थोड़ा सा, तो a 11 इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस के यहाँ से कटाओगे कितना बचेगा? 10 इंटू में 5/2, 2 पंजे 10। तो a 11 इज इक्वल टू कितना है? माइनस का 3, 5 पंजे 25। तो a 11 कितना आएगा यहाँ से आपका? 22। यानी 11 पद कितना है? 22। यानी ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो सेक थीटा का मान होगा। देखो, आपको दिया है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है और सेक थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 60 डिग्री और सेक 60 का मान कितना होता है? 2। तो यानी ऑप्शन आपका
सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है ना, टेबल आपको याद होनी चाहिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी बिंदु की निर्देशांक -1,3 है तो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। देखो पहले ग्राफ बनाओ इसको दर्शाने के लिए। एक्स पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, ये बाई पॉजिटिव, ये बाई निगेटिव। पहले एक्स का मान दिया -1, तो ये माइनस की वैल्यू होती है, तो ये -1, -2 और -3 चलता रहता है। और बाई का मान दे रखा है 3, तो 1, 2 और 3। तो पॉइंट आपको अगर दर्शाए तो -1 से 3 दर्शाए तो पॉइंट ये होगा, सही है। पॉइंट ए मान लो और ये है -1,3, तो मतलब आपका पॉइंट ये होगा। ठीक है, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपका कौन सा चतुर्थांश में स्थित है ये वाला पॉइंट, पहले में तो है नहीं है, कौन से में, द्वितीय में। तो आप द्वितीय में क्या करोगे, टिक लगाओगे। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो सुनो, जब भी आपकी प्रायिकता होती है, प्रायिकता की जो घटना होती है, घटना वो 0 और 1 के मध्य होती है। ये बात आप ध्यान रखना, 0 से बड़ी और 1 के मध्य, तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आप ऋणात्मक क्या करोगे, टिक लगाओगे। सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सभी संभावित त्रिभुज होते हैं सर्गापसम, बराबर, समरूप या उपरोक्त। देखो सभी संभाव, वो बोला है सभी संभावित त्रिभुज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सभी संभावित त्रिभुज होते हैं। देखो अगर मैं सभी संभावित त्रिभुज बनाऊं तो कोई त्रिभुज छोटा होगा, कोई त्रिभुज बड़ा होगा। तो अगर आप बोलो कोई छोटा होगा कोई त्रिभुज बड़ा होगा तो सर्गापसम बराबर तो नहीं हो सकते, परंतु वो समरूप हो सकते हैं। समरूप होने की कंडीशन क्या होती है, समरूप दो त्रिभुज समरूप जब भी होते हैं जब उनकी आकृति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो माप में बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु आकृति दोनों की सेम होनी चाहिए। जैसे कि एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है छोटा सा, ठीक है ना, तो इनकी आकृति क्या है, दोनों त्रिभुजाकार है, तो ये समरूप कहलाएंगे, माप में बराबर हो या ना हो। परंतु सर्गापसम के लिए बराबर भी होने चाहिए और माप में बराबर भी होने चाहिए। तो इसलिए सभी संभावित त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, सर्गापसम बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि b² - 4ac = 0 तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखो अगर आपको दिया है b² - 4ac = 0, तो इसमें अर्थात इसमें जो विभक्तर दे रखा है d वो कितना है, 0 है। और जब विभक्तर 0 होता है तो उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक या समान होते हैं, बराबर या वास्तविक मूल हो सकते हैं। तो दो बराबर या वास्तविक पे क्या करोगे, आप टिक लगाओगे, ये कंडीशन होती है, ध्यान रखना। सही है। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि cos से sec के पदों में बदलना है, cos को sec के पदों में बदलना है। तो देखो इसमें एक फार्मूला होता है, देखो cos a को sec के बदला बदलना है, तो cos a को sec में बदलना है। तो देखो सुनो, x का sec का फार्मूला होता है 1/cos a, अगर आपको याद हो तो। सही है। तो यह अगर cos को इधर ले जाए तो cos a = कितना हो जाएगा, 1/sec है। बस ये आपको आंसर हो, ये आपको फार्मूला ही देना था। हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी के होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, घटित होने की प्रायिकता। तो किसी निश्चित घटित होने की प्रायिकता कितनी होती है, सदैव 1 होती है। तो आप 1 को क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे कि 1 प्रायिकता हो सकती है, निश्चित घटना की प्रायिकता। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इससे एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त P की केंद्र 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो चलो क्या क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्या है, एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु P है जिससे स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है।
इसका केंद्र O मान लो, तो केंद्र से इस पॉइंट तक की दूरी, बिंदु P की केंद्र से दूरी कितनी रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। तो तब आपको इस वृत्त की त्रिज्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सही, इसके लिए पहले जो दिया है पहले वो लिखते हैं, दिया है यानी पहले माना कर लेते हैं आप, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। सही है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P स्थित है जिससे वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, जिससे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सही है। और वृत्त के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से बिंदु P तक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब देखो हल, देखो हल। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वृत्त की त्रिज्या है, मान लो पॉइंट R मान लेते हैं। सही है। तो आप बोल सकते हो कि ये PR इस OR पे क्या होता है, लंब होता है। PR लंब है किस पे, OR के। तो तब हम एंगल R बोल सकते हैं कि कितना है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनना है ORP। तो समकोण त्रिभुज ORP में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण, इसका कर्ण कितना, देखो ये आपका लंब है तो कर्ण कितना होगा इसका OP, और OP कितना रखा है 25। लंब इसका निकालना है लंब कितना इसका रखा है 24, और आधार कितना निकालना है इसका OR, त्रिज्या जो कहलाएगी। पच्चीस का उसका कितना होता है 625, 24 का उसका कितना होता है 576, और OR का उसके ऐसा का ऐसा ही 625, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा 576, और OR का उसके ऐसा का ऐसा ही। यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 49 इक्वल टू OR का उसके ऐसा का ऐसा ही। ये तो उसके चाहोगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो OR इक्वल टू कितना जाएगा, रूट में 49, तो 49 किसका होता है 7 का, तो ये 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है मूल बिंदु से 1,1 बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दिया क्या है, आपको दिया है मूल बिंदु दे रखा है A मान लो, जो होता है 0,0, और बिंदु B दे रखा है आपको 1,1। इनकी आपको दूरी निकालनी है। तो आपको पता है दो बिंदु के मामला जो होता है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी वो होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें रूट में x2 कितना है 1,
माइनस जीरो, x1 कितना है 0, क्योंकि ये होता है x2, ये होता है x1, ये होता है x2, ये होता है y1, ये होता है y2, और प्लस y2 कितना है इसमें 1 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा √2। तो लिया √2 है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। मान लो आपके पास एक वृत्त है, ये आपके पास वृत्त है, ठीक है ना, ये 3 वृत्त बना के देखते हैं और इसकी कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लिया कि आपके पास एक वृत्त है तो इसकी समांतर रेखा ये हो सकती है, इससे अलावा और कोई नहीं हो सकती। जैसे आपके पास ये वृत्त है तो इसकी समांतर रेखा ये हो सकती है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कहना मतलब ये है कि एक वृत्त की 2 ही समांतर रेखा हो सकती है, इससे अलावा नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे कि एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। तो आप लिखोगे कि एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सातवां क्या बोला है, यदि P 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको दिया है PE दे रखा है, P का मतलब होता है हाँ की प्रायिकता, और E नहीं का मतलब होता है P', मतलब नहीं की प्रायिकता पूछी गई है। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि PE बोले तो हाँ की प्रायिकता प्लस P', बोले तो ना की प्रायिकता इक्वल टू कितना होता है 1। सही है, तो अब जब ना की प्रायिकता पूछी गई है तो ये प्लस कर जाके माइनस का 1 माइनस का PE, तो P' बराबर 1 माइनस P की वैल्यू कितनी है 0.05, यहाँ से माइनस करो तो P' इक्वल टू कितना आएगा 0.95। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8वां कह रहा है एक एपी दे रखिए 8 5 माइनस 2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है एपी दे रखिए 8 3 माइनस 2, सही है। इसमें 10वां पद निकालना है, तो एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है आपके पास, एपी का जो प्रथम पद है वो 8 है, सर्वांतर पद निकाल लो, बोले तो डी निकाल लो, वो होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 3 माइनस 8, तो कितना आएगा माइनस के 5। अब आपको AP का 10वां पद निकालना है, तो फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। वहीं पे कौन सा पद निकालना है 10वां पद, तो N की जगह कितना रख दो 10, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, N की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू माइनस के 5। तो A10 बराबर 8 प्लस यहाँ से कितना बचा 9 इंटू माइनस के 5। अब यहाँ देखो तो A10 इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45। तो A10 इक्वल टू यहाँ से माइनस करो, माइनस संख्या बढ़ी है तो कितना आएगा 37, वो भी माइनस करो। तो लिख देना AP का 10वां पद कितना है माइनस के 37 है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बहुपद Px के लिए y बराबर Px का ग्राफ नीचे दिए गए Px के शून्याङ्कों को ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको Px के शून्याङ्क निकालने हैं, तो देखो आपको बस ओनली x एक्स पर लाइन देखनी है कि x एक्स पर लाइन कितनी बार विभाजित हो रही है। सही है, बस आपको ये देखना है ये कितनी बार विभाजित हो रही है। देखो यहाँ ये स्पर्श कर रही है, एक बार आपको यहाँ विभाजित कर रही है, एक बार आपको यहाँ विभाजित कर रही है, और एक बार आपको यहाँ विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि Px के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी 1 2 3। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि Px के शून्याङ्कों की संख्या 3 है। ठीक है,
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। देखो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 के लिए शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको द्विघात बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद जो दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10। ठीक है, अब इसके आपको क्या करना है, इसके आपको शून्यांक ज्ञात करना है, अल्फा बीटा निकालना है। तो देखो, बाजू कोण की विधि द्वारा फैक्टर करो। फैक्टर करना है तरीका पता ही है आपको, इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को गुणांक से करनी पड़ती है। 1 मल्टीप्लाई 10, गुना करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, इस 10 के एलसीएम लो, वे नंबर मिल जाएंगे। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, यानी 5 × 2। तो यानी 5 और 2 की गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, और 5 में 2 जोड़ दोगे तो 7 भी आ जाएगा। तो फिर तो फैक्टर मिल गए एक्स स्क्वायर प्लस कितने मिल गए आपके पास 5x प्लस 2x प्लस 10। सही है। अब देखो, इन दोनों में दो दो जोड़े बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक नंबर ताल लो और इस नंबर को मिला के ताल लो और लिखो जब x प्लस के 5 इक्वल टू 0, तो ये प्लस कर जाके माइनस का, तो पहला शून्यांक आपको ये मिला। लिखो जब x प्लस के 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा, तो दूसरा शून्यांक आपको ये मिला। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। 11वां कह रहा है दी गई आकृति में डी ई बी सी के समांतर है। मतलब आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, इसमें डी ई बी सी के समांतर है, और इन दो भुजा का अनुपात 2:3 दे रखा है, और ई सी वाली भुजा देखिए 6 सेंटीमीटर। तो ई वाली भुजा क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। जो आपको दिया है पहले वो लिखो। आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई बी सी के समांतर है, और आपको पता है जब एक त्रिभुज की दो भुजा समांतर होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, वो होती है आधार भौतिक समानुपाती पर में। तो आप लिखोगे आधार भौतिक समानुपाती परमेय से, समानुपाती परमेय, तो वो होती है ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू की देखिए 2:3, अगर 2:3 ए ई निकालना है, ई सी इसी के अंदर है 6। अब देखो ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 6 इज इक्वल टू ए 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से ए कितना निकल के आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एच सी एफ 306 सूत्रांक का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और सूत्रांक का ज्ञात करना है। देखो आपको दिया है यह दो संख्या दे रखी है n1 306 और n2 657। सही है। इन दो संख्या का एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 9, और एलसीएम क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो इसमें एक फार्मूला होता है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल कंडीशन होती है पढ़ी भी होगी, बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। दो संख्या कौन सी है n1 इंटू n2, एच सी एफ दे रखा है इसका 9, और एलसीएम क्या करना है आपको निकालना है। सही है। n1 की वैल्यू वैसे देखिए 306 और n2 की 657 इज इक्वल टू 9 इंटू एलसीएम। ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से होगा 306
इंटू में 657 अपॉन 9 इंटू में हो जाए LCM। 9 से काट दो, 9 तिया 27, कितना गया 3 गया, 9 चौक 36, 657 इंटू LCM। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 22,338 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या करनी है। देखो ये क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर का है, इसमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना पड़ता है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका विरोध करना पड़ता है। अगर ये अपरिमेय संख्या बोलता है तो आपको परिमेय संख्या मान लेनी पड़ती है, अगर ये परिमेय बोलता तो आपको अपरिमेय संख्या मान नहीं पड़ती है। तो ये अपरिमेय बोल रहा है तो हम इसका विरोध करके क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपने क्या मान लिया कि परिमेय संख्या √3 को आपने क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया P/Q के फॉर्म। ठीक है, अब इसके नीचे 1 मार के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें इसकी इसमें। जब इसकी इसमें करके तो यहाँ √3 Q हो जाएगा, और जब P के मन में करोगे तो कितना आएगा P। सही, अब क्या करो, दोनों ओर क्या कर दो, वर्ग कर दो। दोनों ओर वर्ग करने पर तो करो, यहाँ हो जाएगा √3 Q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का होल स्क्वायर। उसके ऐसे रूट कट जाएगा, यहाँ √3 बचेगा, सॉरी यहाँ 3 बचेगा और Q के ऊपर उसके चढ़ जाएगा और हो जाएगा P का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में तो Q स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन 3। अब देखो यहाँ एक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है आपको कि जो ये 3 है ये इस P स्क्वायर को डिवाइड लगा रहा है, मतलब 3 P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये 3 एक P को विभाजित करेगा, ये 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसको समीकरण A बना के छोड़ दो। अब पुनः माना इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, और जो इक्वेशन फर्स्ट में ये P है, इस P बराबर कितना मान लो, √3 प्रूव करें तो √3C मान लेना, अगर 5 प्रूव करेंगे तो 5C मान लेना, √7 प्रूव करें तो √7C मान लेना। ठीक है ना, तो आपको कितना दे रखा है, यहाँ कितना माना है 3C, और ये आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो। तो मतलब P = 3C समीकरण 1 में रखने पर सही है। तो समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 कौन सी है आपकी, 1 बटे को हाँ। अब देखो समीकरण कौन सी आपकी, 3Q² बराबर P²। तो 3Q² ऐसा कैसे ही, अब P², इस P की जगह कितना मान लिया आपने 3C, तो P की जगह कितना रख दोगे 3C का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। अब यहाँ 3Q², 3 का उसके कितना हो गया 9C², ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड में तो यहाँ आ गया 3Q², सॉरी ये ले जाओ ऊपर कितना हो गया 9 = C²। 3 तिया 9, मतलब C² को लिख रहा हूँ और यहाँ हो जाएगा Q² अपॉन 3। सही है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये 3 इस Q² को विभाजित करता है। यहाँ भी एक बात बोल सकते हो आप कि 3 Q² को
विभाजित करता है तो 3q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये समीकरण कितनी मान लो b। अब दोनों देखो, समीकरण a और समीकरण b से हम पाते हैं कि 3p और 3q दोनों को विभाजित करता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट लिखनी है कि समीकरण a और समीकरण b से हम पाते हैं कि 3p और q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। अतः ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। गलत कल्पना क्यों? क्योंकि आपने क्या मान लिया था, इसका अपोजिट मान लिया था, क्योंकि आपको क्या दे रखा था यहाँ अपर में, और आपने क्या माना था पर में। तो आप लिखोगे ये विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या आप स्टेटमेंट लिख के आंसर दे सकते हो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, इसका क्वेश्चन और देखते हैं और क्या बोल रहा है। देखो और इम्पोर्टेंट है, कह रहा है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। शून्य पर मतलब ये है कि 10 50 20 पर समाप्त हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक नोट की बात पता होनी चाहिए। देखो, अंक शून्य से समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के फैक्टरेशन मेथड बोले प्राइम मतलब बोले तो अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर में अगर आपके पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो अंक शून्य पर समाप्त होगा। अगर 5 नहीं आ रहा होगा तो वो अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होने का। कैसे, ध्यान से सुनो। आपको दिया क्या है, आपको 4 की पावर n दे रखी है, सही है। इसमें n क्या है, आपकी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बोले 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, सही है। अब इसके 4 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो 4 के जब अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, 4 किससे कटा 2 × 2 से, तो 4 के निकलेंगे 2 × 2 अपॉन पावर n ऐसा का ऐसे ही। अब 2 × 2 का आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो अपॉन n, ये ऊपर जाए किस में जाएगा 2 की पावर 2n में। तो इसके प्राइम फैक्टर कितना है 2 × 2, ना कि इसमें 5 आया है। अगर इसमें 5 आता तो इसका अंक शून्य पर समाप्त हो सकता था, परंतु इसमें 5 नहीं आया है, तो हम लिख देंगे कि 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इसका आंसर 4n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। अगर प्राइम फैक्टर में 5 आ जाता तो तब आगे शून्य समाप्त हो सकता है, ठीक है ना। अगेन यार आप एक मिनट चेक भी कर लो कि 4 की पावर अगर आप 1 रखोगे तो 4 आएगा, अगर आप 2 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास 16, अगर आप 4 का क्यू रखोगे 3 तो कितना होता है 4 का क्यू 64। तो इस तरीके से अगर आप 4 रखते चले जाओगे तो जब भी आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में कितना आया है, यहाँ 2 आया है, 5 नहीं आया है, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 364 है। देखो सुनो, सबसे पहले आपको क्रमागत पता होना चाहिए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो धनात्मक पूर्णांक तो आपके कितने होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। और क्रमागत का मतलब होता है कि वो नंबर पास वाले नंबर के होना
चाहिए। जैसे 2 का क्रमागत 3, 3 का क्रमागत 4, 4 का क्रमागत 5, 5 का क्रमागत 6। अगर मैं इसे लिख दूं 1 2 5, तो 2 का क्रमागत 5 नहीं है, 2 का क्रमागत 5 नहीं है, क्योंकि 2 का क्रमागत कौन होगा 3, फिर 3 का क्रमागत कौन होगा 4, फिर 4 का क्रमागत कौन होगा 5। अब ध्यान सुनो, जैसे एक क्रमागत नंबर से अगला क्रमागत नंबर लाना है तो आपको +1 जोड़ना पड़ता है। उसी के लिए अगले एक क्रमागत लाने के लिए +1 जोड़ना पड़ेगा, 3 में अगला क्रमागत लाने के लिए 1 प्लस जोड़ना पड़ेगा, 4 में अगला क्रमागत लाने के लिए प्लस में 1 जोड़ना पड़ेगा। सही है। तो मुझे वो 2 नंबर तो पता नहीं है, वो 2 नंबर कितने हैं जिनका वर्ग करने पर कितना है 364 आए। तो मैं मान रहा हूं कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लिया मैंने x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा x प्लस का 1, क्योंकि एक जोड़ने पर अगला आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रश्न से कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 364 है। अब यहाँ 364 दे रखा है, परंतु इसमें एनसीईआरटी में 365 है। ठीक है ना, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कहता है 365 है, थोड़ा सा गलत क्वेश्चन छापा गया है, तो आप ध्यान रखना कि यहाँ कितना है 365 है, तो आप 365 करके सोल्व करना। ठीक है ना, कभी मिसप्रिंट हो जाता है तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, अगर इनका मैं वर्ग करूं पर्सन से, अगर मैं इनका वर्ग करूं, जैसे x का पहला का वर्ग कर दिया और दूसरा x प्लस 1 का वर्ग कर दिया, उनके वर्गों का योग का मतलब जोड़ने से कितना आएगा 365। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, यहाँ एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू 1, इक्वल टू कितना आ गया 365। ठीक है। अब यहाँ से a करें कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस के 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 365। ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x इक्वल टू 365 माइनस के 1, तो यहाँ से आएगा 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर प्लस के x, तो यहाँ से कितना आएगा 364। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो x स्क्वायर प्लस के x इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से 2, तो 2 से डिवाइड लगा दो, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस के x, 2 एकम 2, 1 गया 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर करने का तरीका आपको बता रखा है मैंने। देखो, जो आपका ये सी नंबर होता है 182, एक्स उसके आगे जो भी गुणांक होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इससे आगे कितना है 1 और यहाँ कितना है 182, तो मल्टीप्लाई करने पे 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए। देखो जिसका कुछ नहीं था उसके आगे 1, तो कुछ नहीं करो, इसकी एलसीएम निकाल लो, 2 से काटा, 2 9 18, 2 एकम 2, अब 7 से कट जाएगा कितनी बार 13 बार, और 13 एकम 13, 2 सत्ते 14, तो 14 इंटू 13। देखो 14 और 13 को जोड़ेंगे, 14 13 गुना करेंगे तो 182 भी आ जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो वो 1 भी आ जाएगा, तो फैक्टर बन गए आपके 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 इक्वल टू 0 ऐसा का ऐसा ही। अब मैं 2 के जोड़े बना लूँ, इन 2 के जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस के 14, देखो इसमें भी माइनस कॉमन आ रहा है और यहाँ से 13 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x बचेगा माइनस प्लस, और जब 13 को 182 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कट जाएगा 14 बार। ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक ताल लेना है और इसको मिलाकर ताल लेना है। मतलब नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखो तो इन दोनों में से एक तालोगे तो x प्लस का 14 और इस नंबर में से ये नंबर और ये नंबर आपको मिला के ताल लेना है, मतलब x माइनस का 13। और लिखो जब x प्लस के 14 इक्वल टू 0, तो ये प्लस कर जाके
माइनस का, और लिखो जब x माइनस का 13 इक्वल टू 0, तो ये माइनस करते जाके प्लस का। और क्वेश्चन ध्यान से सुनो कि उसमें क्या पूछा था, धनात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक तो नहीं होने का, तो यहाँ बोलेंगे हम ये असंभव है। तो यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया 13, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, 13 में एक जोड़ देंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा 14। तो लिख देना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोला है। देखो, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्तियों में 23 गुलाब है, दूसरी पंक्ति में आपके 21 गुलाब है, और तीसरी पंक्ति में आपके पौधे, और तीसरी पंक्ति में आपके 19 गुलाब के पौधे हैं, उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब है। तो इस क्यारी की कुल कितनी पंक्तियां हैं। दोस्तों देखो, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास क्या है दिया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको फूलों की क्यारी की पहली पंक्तियों में 23 गुलाब है, तो पहली पंक्ति को A1 मान लो, और A1 में कितने गुलाब है आपके 23, ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब है आपके, दूसरी पंक्ति को आप A2 मान लो, और दूसरी पंक्ति में कितने गुलाब है आपके 21, और तीसरी पंक्ति में आपके 19 गुलाब है। तीसरी पंक्ति कितना मान लो आप A3 मान लो, तो A3 में कितने हैं 19 गुलाब है, ठीक है। और उसकी अंतिम पंक्ति को आप AN मान लो, उसकी अंतिम पंक्ति में कितने हैं 5 गुलाब है, ठीक है। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, कुल कितनी पंक्तियां वो आपको क्या करनी है बतानी है। तो यहाँ से अगर मैं गौर करूँ तो आपको एक AP दिखाई दे रही है, AP, तो यहाँ कितनी आ रही है 23 इंटू 21 कोमा 19 डेश कोमा 5। तो यहाँ से पूछा गया है कुल कितनी करा रही है, मतलब n का मान पूछा गया है, तो आप यहाँ n का मान निकाल लो। तो आपके पास प्रथम पद कितना है, इसमें से a की वैल्यू कितनी है 23, d निकाल लो, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 21, और A1 कितना है 23, तो माइनस का 2, और AN का मान कितना रखा है 5। तो फार्मूला लगा लो, AN बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n का मान कितना है 5, a की वैल्यू कितनी है 23 प्लस n निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो हो गया 5 इक्वल टू 23 प्लस के, इसकी इसमें करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 2n हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इक्वल टू 23 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 25, और माइनस के 2n, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 2n पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2n बराबर यहाँ से कितना बचेगा 20, और ये मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो n इक्वल टू कितना हो गया 20/2, 2 से काटो तो कितना आ गया n इक्वल टू 10। तो लिख देंगे आप क्वेश्चन में कि, क्वेश्चन में लिखोगे आप कि इस क्यारी की कुल 10 पंक्तियाँ हैं, तो लिखेंगे कि इस क्यारी की कुल 10 पंक्तियाँ हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सेकंड वीडियो में देखने को मिलेगी, क्योंकि वीडियो आपको पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा, जो आगे क्वेश्चन होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पा सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।